हेलो फाइनली हिम्मत आ गई है टू रिकॉर्ड पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम ऑन माई हैंड, तो काफ़ी रिसर्च हो गई है. एंड कैन समबडी ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मेक अ पेटिशन वे यू कैन कैंसिल द फर्स्ट 5 months of the year, and that is January to June? Like, why do they even have to exist? Anyway, your 84th question, vicarious liability एंड नेग्लिजेंस का केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज़ MC मेहता. तो ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4. योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Now, in which case did the Supreme Court hold that passive euthanasia can be allowed under exceptional circumstances under strict monitoring of the court? एक बात तो श्योर है कि 309 वाले केसेस, विच इज़ ज्ञान कौर, पी रत्नाम, ये तो आना ही आना है. लेकिन इनने इनके साथ हमेशा से ये अरुणा वाला केस दिया है. वी नो कि दिस केस इज़ टॉकिंग अबाउट पैसिव यूथनेशिया. जस्ट टू गिव लाइक अ स्मॉल intro to what this case was. Now, this case specifically is talking about your passive euthanasia, but it innately also says that your right to die with dignity is a part of your Article 21, because this person here, she was a nurse and she was in this persistent vegetative state. It's called PVS, persistent vegetative state, for 42 years, and that is why she was allowed passive euthanasia in or under those circumstances. Okay, 86th. Now we're talking about the functions of the National Commission for Minorities, that is provided for which, under which section of the relevant statute. So 86th, this is in section 9. So section 9 talks about your minorities wale functions. Let's move on to 87th. Now, the doctrine of separation forms the basis of American constitutional structure. Which of the following provisions of US Constitution exemplify the concept of separation of powers? वहाँ की separation of powers की बात करना है, तो 87th का 3 है. आर्टिकल 1, 2 और 3 बात करते हैं. ये भी देख लेते हैं क्यों. क्योंकि जो आर्टिकल 1 है वो आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच है, मतलब वेस्टेड लेजिस्लेटिव पावर्स इन द कांग्रेस. सो योर कांग्रेस इज़ बेसिकली योर हाउस प्लस योर सेनेट. सो इसमें आपका हाउस प्लस सेनेट की बात है. तो 1 इज़ टॉकिंग अबाउट मेकिंग लॉज. आर्टिकल 2 इज़ योर एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जहाँ पे वेस्टेड पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं. तो फिर यू आर एनफोर्सिंग लॉज थ्रू आर्टिकल 2. आर्टिकल 3 लास्टली है आपका जुडिशल ब्रांच, जहाँ पे यू आर इंटरप्रेटिंग लॉज. तो वहाँ पे उनकी सेपरेशन ऑफ पावर्स आर मैंशनड इन आर्टिकल 1, 2 एंड 3. नाउ 88th ईजी था. 88th में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था. रिपील कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने किया है? दैट इज़ 2019 वाले ने किया है. 89th. In which of the following case victim's wife of bigamous marriage were allowed to get maintenance under section 125 of CPC? इसमें जो आपका 89th है, इट इज़ बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे वाला केस. फ़नी केस है, पढ़ लेना. बट बायगैमस मैरिज में ये वाला 125 अप्लाई होगा, बादशाह वाला केस. शायरा बानो से कंफ्यूज मत होना, दैट केस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. मूविंग ऑन टू द 90th क्वेश्चन अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. ये वाला जो केस है, इफ़ यू हैव डन दिस केस प्रॉपरली यू नो इट्स टॉकिंग अबाउट नेशनैलिटी. तो इसमें भी इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है. नेशनैलिटी की बात हो रही है यहाँ पे when you talk about that case. Arrange the following कर लेते हैं. Now, there is a trick when you talk about your fundamental duties. एक ट्रिक है इसको याद करने का. आई थिंक A, B, C, D, E, F ऐसे करके
आप सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्रोनोलॉजिकली याद कर सकते हो एंड उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 91st का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पहले चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़, क्योंकि ये बी से सारी बापूजी टाइप फिलॉसफी आ जाती है नोबल आइडियाज़ से। ई से टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी। ओके, यू नो व्हाट, जस्ट याद कर लो फंडामेंटल ड्यूटीज़, यू विल अंडरस्टैंड how you can identify it through this ABCD format, and you will know 91st ka correct answer is option number 2. Okay, now which of the following is not a fair dealing under the Copyright Act? I don't know, इनका ग्रामर इतना कभी कभी कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, बट खैर 92nd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कमर्शियल यूज़ फेयर डीलिंग में नहीं आता है, क्योंकि कमर्शियल यूज़ का जो पर्पस है दैट इज़ टू अर्न मनी फॉर डिफरेंट बिजनेसेस और वॉट एवर। आई मीन इसको इनिटली ऐसे समझो कि जो सेक्शन 52 ऑफ योर कॉपीराइट एक्ट है इट टॉक्स अबाउट फेयर डीलिंग। तो फेयर डीलिंग में ये समझ लो कि जो भी नॉन कमर्शियल यूसेज ऑफ कॉपीराइट वर्क है दैट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट, मतलब जो भी फेयर डीलिंग के अंडर आ रहा है ऑल ऑफ दैट इज़ योर नॉन कमर्शियल यूसेज जो एग्जेम्प्ट हो जाता है कॉपीराइट लॉ से। तो तुम अलाउ कर रहे हो कोई चीज़ को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो नॉट फेयर डीलिंग में कमर्शियल यूज़ जहाँ पे तुम पैसे बना रहे हो वो फेयर डीलिंग में नहीं आएगा। 93rd का देखते हैं। 93rd का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, मैक्सिम और प्रिंसिपल को मैच करना है। तो ये वॉलंटी नॉन फिट डैमनम सिने इंजूरिया ये सब तो इजी है, उस हिसाब से देखोगे तो 93rd का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का 4 है, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का है वॉलंटरी कंसेंट टू सफ़र सम हार्म। सो मेनी ऑफ अस इवन इन टुडेज डे एंड एज do so much बैल मुझे मार टाइप सिचुएशन सिनेरियोज जहाँ पे हम फंसे होते हैं, बट ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू 94th। Arrange the following grounds for dissolution of marriage in chronological order as stated in Dissolution of Muslim Marriages Act 1939। ठीक है, ये तो मुझे शॉर्ट पता ही था कि कभी ना कभी तो ये पूछने ही वाले हैं, एंड आई थिंक ये पहले भी आ चुका है, बट आजकल इतनी क्रोनोलॉजी पूछने लग गए हैं कि ये तो कर ही लेना, मतलब इसको तो आप रट ही लो। ये आपका सेक्शन 2 में आता है ऑफ योर मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट। एक बार समझ लो, इसी पूरा आप जब सेक्शन 2 खोलोगे आपको दिख जाएगा ग्राउंड्स फॉर डिग्री ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। सबसे पहले आपका वेयर अबाउट्स 7 साल, फिर मेंटेनेंस 2 साल, ऐसे कर लेते हैं इसको, वेयर अबाउट्स 7 साल, मेंटेनेंस 2 साल नहीं दिया तो इम्प्रिजनमेंट हो गई अगर 7 साल की, मैरिटल ऑब्लिगेशंस 3 साल के, इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर इंसेन हो गए 2 साल के लिए। 7th आपका है रेप्यूडिएट कर दिया मैरिज गर्ल ने बिफोर शी टर्न्स द एज ऑफ 18 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 18 ही है। एंड लास्ट आपका ऑफ कोर्स क्रूअल्टी, रन अवे इफ़ पीपल आर क्रूअल टू यू। ओके, तो ये तो आप याद कर लो क्योंकि ये तो आ ही सकता है। वेयर अबाउट्स, मेंटेनेंस, इम्प्रिजनमेंट, मैरिटल ऑब्लिगेशन, इम्पोर्टेंट, इंसेन, रेप्यूडिएट एंड क्रूअल्टी। कोई न्यूमोनिक बनाना है तो बना लो, फ़िलहाल मैंने इसका नहीं बनाया कुछ। हाँ, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, वेट व्हाट क्वेश्चन, हाँ 94th क्वेश्चन थे हम लोग, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, उस हिसाब से मैच कर लेना। तो 94th का हो गया ऑप्शन नंबर 2। 95th पे आते हैं, द डेफिनेशन ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। ये पूरी डेफिनेशन है, ये दी गई है आपके विनफील्ड सर ने, तो डेफिनेशंस कर लेना एक बार। टॉर्ट्स के डेफिनेशंस हैं काफ़ी कुछ, वो डेफिनेशंस एक बार किसने क्या बोला है वो एक बार देखना ज़रूरी है। तो 95th का हो गया 2। मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं,
स्टैट्यू दे रखी है, ईयर करना है इसके साथ मैच। 96 का आपका है, just wait a minute, it is option number 2, because when you see statue of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslovakia, why am I saying the full thing? Okay, Yugoslavia, you have A का 4 है। 1993, statue of the International Criminal Tribunals for Rwanda is it is B का 3 है। 1994, criminal court C का 1 है। 1998, yes, D is 2002। 96 का आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। Let's move on. Which statements are true about the theories of corporate personality? ठीक है, 97th का आपका 4 है, A, B, D और E। Fiction theory says only human beings can be properly called persons is right। अब मैं सब पढ़ूंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो ये पढ़ लेना। ये सारी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरीज़ के बारे में सच है। 98 कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे जो जिनीवा कन्वेंशन है ना, ये आपको वैसे भी आर्टिकल्स हिसाब से याद करना है, और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। जो आपका जिनीवा कन्वेंशन 1 है वो आपके आर्म्ड फोर्सेस इन द फील्ड की प्रोटेक्शन की बात करता है, तो ये फील्ड की बात करता है। ये कन्वेंशन 2 अब बात करता है एट सी वाले चीज़ों की। कन्वेंशन 3 बात करता है आपके ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स एट वॉर की। एंड आपका 4 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सनस इन टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, तो ये सारे तो वैसे बात कर रहे हैं, एंड इसका करेक्ट आंसर 1 है, करेक्टली दिया हुआ है। 1 इज़ आर्टिकल 49 to 54, 2 is article 50 to 53, this is 129 to 132, लास्ट वाला है 146 to 149। तो कौन सा कन्वेंशन क्या बोलता है वो कर लेना, और ये आर्टिकल्स देख लो एक बार। लेट्स जस्ट कम टू द 99th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डू नॉट डील विथ इंटरनेट साइबर कंप्यूटर क्राइम? ठीक है, मैं हर सेक्शन को डिस्कस करूँगी। तो सेक्शन 50A ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो आपका है, दैट टॉक्स अबाउट द पावर टू रेक्टिफाई रजिस्टर बाय अ बैलेट बोर्ड। ठीक है, कहीं पे भी आपकी साइबर कंप्यूटर क्राइम इंटरनेट की बात नहीं हो रही है। ओके, एंड इट इज़ आस्किंग यू विच ऑफ देम डू नॉट डील विथ दीज पर्टिकुलर क्राइम्स। तो येस, 50A डज नॉट डील विथ दीज क्राइम्स। 354D of IPC is stalking। ठीक है, एंड दिस इंक्लूड्स दोनों चीज़ें, आपकी फिज़िकल स्टॉकिंग भी बात हो रही है एंड साइबर स्टॉकिंग की भी बात हो रही है। तो ये तो आ गया आपके कंप्यूटर क्राइम में। सेक्शन 111 ऑफ BNS आपके सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात करिए, तो इनने वो बड़ा बढ़िया सा कर दिया है कि सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स उन्होंने साथ में डाल दिए। तो आपका किडनैपिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें आपकी सेक्शन 111 में आती हैं, तो ये भी नहीं है, बिकॉज दैट इज़ टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर क्राइम्स। सेक्शन 66F देख लेते हैं, IT एक्ट है, समझ जाओ। IT एक्ट की बात करें, ऑफ कोर्स इट विल इनीटली टॉक अबाउट अ साइबर क्राइम, ये भी नहीं है। 66F यहाँ पे क्योंकि आपका बात करता है साइबर टेररिज्म के बारे में। ठीक है, सेक्शन 11A देख लेते हैं, पेटेंट एक्ट का। दिस टॉक्स अबाउट योर पब्लिकेशन ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर क्राइम्स, तो ये है A और E आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में, जहाँ पे एक 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 देख के करना पड़ता है, बट ठीक है। 100 पे आ जाते हैं। हज़ार्डियस सब्सटेंस कौन से उसमें डिफाइन है आपका? हज़ार्डियस सब्सटेंस आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिफाइंड है, और इसका सेक्शन है सेक्शन 2E। ओके, 101 पे आ जाते हैं। फॉर वॉट पर्पस वेडनेसबरी टेस्ट इज़ अप्लाइड? ओके, अब थोड़ा और इसमें मैं घुस गई थी। वेडनेसबरी टेस्ट जो है आपका, खैर पूछते नहीं है बट चलो देख लेते हैं कि क्या चीज़ है एंड वाई इज़ इट हियर। वेडनेसबरी टेस्ट का जो पर्पस है ना, इट इज़ टू चेक योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड इफ़ दीज
एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर इरेशनल और आर्बिट्ररी, तो वो चीज़ चेक करने के लिए ये टेस्ट लगाते हैं. अब 3 ग्राउंड्स हैं जैसे वो रिव्यू करते हैं, ठीक है. पहला ग्राउंड है आपका इलीगैलिटी पे, मतलब अगर आप यू आर एक्टिंग बियॉन्ड योर पावर्स तो दैट विल बी इलीगल. दूसरा है आपका इरेशनैलिटी, मतलब इट इज़ समथिंग बीइंग सो अनरीजनेबल, तो फिर वो आपका इरेशनैलिटी में आता है. एंड लास्टली आपका एक और ग्राउंड है विच इज़ प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटरी, मतलब यू आर वायोलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटरी. तो ऐसे ग्राउंड्स लगाते हैं ये लोग, एंड दे सॉर्ट ऑफ डिटरमाइन वेदर योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर इरेशनल और आर्बिट्ररी. तो 101 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, टू डिटरमाइन इरेशनैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. नेक्स्ट पे आते हैं. पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड persona which means it means mask, ठीक है. Let's just move on and come to this one. Now you're talking about arrange the following in order of sections in which they appear in the Liber code. Now let's also understand what your Liber code is, okay. I mean, I don't know if anybody is really interested here, but ठीक है, I am interested, so let's just start. Your Liber code is a codified set of laws of war. मतलब इसमें चलो घुस ही जाते हैं if anybody cares. This was issued on April 24th 1863, ठीक है. इशू हुआ था, लिख लेते हैं चलो, क्या पता नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ जाए. April 24th को इशू हुआ था 1863 में, ठीक है. Now this is like a set of military regulations which was issued by your US president back then, Abraham Lincoln. ये इशू हुआ था 1863 में, ये मैंने बता दिया. ये ड्यूरिंग योर अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे इशू हुआ था, एंड इट वाज ड्राफ्टेड बाय फ्रांसिस लाइबर. आई थिंक ये शायद पूछ सकते हैं. इसको लाइबर कोड दे ऑल्सो कॉल इट एज योर जनरल ऑर्डर नंबर 100, ओके. एंड इट इज़ डिवाइडेड इन 10 सेक्शंस. और वही उनने यहाँ पे पूछा है कि इन सेक्शंस को तुम फॉलो वो करो, अरेंज द फॉलोइंग करो. तो इसका एक न्यूमोनिक बना सकते हो तुम, क्योंकि काफ़ी अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड क्वेश्चन है. इसका न्यूमोनिक ऐसे बना सकते हो, एक आता है इसमें, मैनी पीपल डू परफॉर्म सीक्रेट एक्सचेंजेस आफ्टर पीस इज़ कन्फर्म्ड, और लास्ट में ट्वाइस करके ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आई थिंक लास्ट वाला समथिंग इट टॉक्स अबाउट सम अग्रीमेंट और समथिंग. तो मैनी पीपल डू परफॉर्म, तो जैसे मैनी से तुम्हारा मार्शल लॉ आ रहा है, पीपल से तुम्हारा प्रोटेक्शन आ रहा है, डू से कुछ आता है, ये वाला आता है आई थिंक, पी से आपका पार्टिसन्स आता है. तो ऐसे करके तुम पूरा वो बना सकते हो. एंड उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो 103 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. ये दे रखा है उनने क्रोनोलॉजी में, तो एक बार वो देख लेना उसका क्रोनोलॉजी. लेट्स मूव ऑन. Which among the following statements is generally understood to mean the essence of the Estrada doctrine? तो एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन जो आपकी बात करता है वो ये बात कर रहा है कि अगर एक बार एक स्टेट को रिकग्निशन मिल चुकी है तो उसको दोबारा न्यू गवर्नमेंट पावर में आए ना आए, कोई आए ना आए, उसको वापस से रिकग्निशन या डी रिकग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है. ये आपका एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन बात करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी, नॉन इंटरवेंशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ डॉक्ट्रिन है. एंड 104 जब आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगा. रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ अननेसेसरी, ओके, बिकॉज इट इज़ अ नॉन इंटरवेंशियस सॉर्ट ऑफ अ डॉक्ट्रिन. तो गवर्नमेंट इज़ अननेसेसरी वंस द स्टेट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड. एक बार रिकग्निशन मिल गई, दोबारा उसको 100 बार टच करने की ज़रूरत नहीं है, ओके. 105 पे आते हैं. चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी शैल बी अपॉइंटेड बाय हुम. तो ये आपका आता है एनजीटी के आपके लिखा हुआ है उसमें सेक्शन 6(2) में. ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द CJI
Also, there's a new CGI in India. Clap, clap, clap. Okay, let's move on. 106 पे आते हैं. Which of the following statement is not correct as per Austin on law and morality? सारे करेक्ट हैं, बस जो सी है आपका कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन एंड मॉरालिटी आर इनसेपरेबल. दिस इज़ नॉट करेक्ट. तो 106 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4. ओके. Now, which of the following statutes define person interested? Again, smart move UGC net people. पेटेंट एक्ट जब आप देखते हो, इसमें एक सेक्शन है विच इज़ योर सेक्शन, यहाँ लिखते हैं चलो उसको, सेक्शन 2T. सेक्शन 2T में लिखा हुआ है कि पर्सन इंटरेस्टेड में ये ब्ला 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 वो सब मैंशनड है इस सेक्शन में. बट फिर आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हो कि कॉपीराइट एक्ट में भी तो लोग होते हैं काफ़ी सारे. तो कॉपीराइट एक्ट में आपका सेक्शन 2D में बात कर रहे हैं पर्सन इंटरेस्टेड की. बट अब आप बोलोगे फिर मैं कौन सा आंसर मार्क करूँगा या करूँगी, इसमें से आप पेटेंट एक्ट मार्क करोगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप पढ़ोगे पर्सन इंटरेस्टेड का प्रॉपर डेफिनेशन आपके इस सेक्शन में है पेटेंट एक्ट में. कॉपीराइट वाला सेक्शन जो 2D है उसमें उन्होंने बस बहुत ब्रॉडली दे रखा है. तो दे आर ओनली सॉर्ट ऑफ इंक्लूडिंग योर ऑथर्स और अदर पीपल हु होल्ड राइट्स. तो प्रॉपर डेफिनेशन आपके पेटेंट एक्ट में है. तो प्लीज़ मार्क पेटेंट एक्ट यहाँ पे पर्सन इंटरेस्टेड अगर कहीं पे भी पूछ लिया तो. ओके. नाउ the word jurisprudence owns its origin from the term jurisprudentia, which is given by Romans. ये भी बता देती हूँ कि 2 रोमन लीगल स्कॉलर्स थे, सिसेरो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, इट इज़ सिसेरो एंड गायस. Okay, these 2 people, these 2 रोमन स्कॉलर्स, रोमन लीगल स्कॉलर्स ने दी थी आपकी जूरिस्प्रूडेंस का वर्ड. लेट्स मूव ऑन. अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस. आई जस्ट डोंट लाइक दीज क्वेश्चंस. मतलब क्यों हो तुम यहाँ पे, ठीक है, बट ठीक है कर लेते हैं. जो आपका हेग कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सारा से आपका यहाँ से शुरू होता है. इसका आप डालो 1899 और आपका 1907 कर लो, ठीक है. हेग कन्वेंशन सबसे पहले आया, उसके बाद आपका आएगा UDHR पे चलते हैं. ये आपका आया 1948 में. UDHR के बाद जिनीवा पे चलते हैं, ये आपका आया 1949 में. यूरोपियन फिर आया आपका 1950 में, और लास्ट में आपका टोक्यो कन्वेंशन ऑन हाईजैकिंग कर लेते हैं 1963. देख लिया सबके साल. क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगानी है यहाँ पे 109, उस हिसाब से आप देखोगे AECBD ऑप्शन नंबर 3. अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस अग्रीमेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन. वापस स्यापा वाले क्वेश्चंस तो इनको पूछने ही पूछने, मतलब दे जस्ट वांट टू मेक आवर लाइव्स हार्ड, लाइक दैट्स द ओनली वे आउट, ठीक है. तो इसमें करते हैं पहले कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़ कर लेते हैं 1951. फिर ए है आपका एडिशनल प्रोटोकॉल्स टू द जिनीवा कन्वेंशंस 1977. बी आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज़, ये आपका आता है 1990 में. लास्ट में आपका आता है एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग WTO 1994. उस हिसाब से तुम देख लो, आपका है ऑप्शन नंबर 1. ओके. ओह माय गॉड, चलो चलो फटाफट ख़त्म करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डेक्लेरेशन ऑफ द हेग कन्वेंशन कंसर्निंग एक्सपैंडिंग बुलेट्स ऑफ 1899 प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ डम डम बुलेट्स, ठीक है. यहाँ पे आपका है डेक्लेरेशन 3, ठीक है. इसको भी तुम एक न्यूमोनिक मैंने बनाया था, इसको भी तुम याद कर ही लो, पता नहीं कब कहाँ ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं. तो इसको ऐसे याद करो, बिग giant bullets hurt. of course big giant bullets hurt. कैसे करोगे याद इसको? बी जो आपका डेक्लेरेशन 1 है वो कुछ बलून्स की बात करता है, पढ़ लेना पूरा एक बार.
डिक्लेरेशन 2 बात करता है गैस की, डिक्लेरेशन 3 बात करता है आपकी बुलेट्स की, स्पेशली और डम बुलेट्स ओवर हियर, एंड डिक्लेरेशन 4 बात करता है आपके हॉस्पिटल, शिप्स एंड हैवी प्रोजेक्टाइल्स के बारे में। तो उस हिसाब से देख लो, BGBH, बिग जाइंट बुलेट्स हर्ट, BGBH, ठीक है। ये न्यूमोनिक एक याद कर लो, हो जाएगा चारों डिक्लेरेशंस याद। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन वन पर्सन कंपनी, मतलब क्यों डाला है ये क्वेश्चन, क्यों डाला है तुमने इतने टफ क्वेश्चंस के बाद इतना इजी क्वेश्चन, क्यों ऐसा करते हो, ठीक है। ये भी याद कर लो कि प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं एंड पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, ओके। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, सेक्शन वाइज कर लेते हैं आईपीसी में। सांस लेने का 1 मिनट लूँगी, ओके। यहाँ पे देखते हैं 103 का, थैंक गॉड एटलीस्ट आईपीसी से पूछा है। अब तो बीएनएस भी तुम लोग, आई डोंट नो मैन, इट जस्ट गेट्स डिफ़िकल्ट। चलो इसका स्टार्ट करते हैं अभी। डी, डकॉइटी विथ मर्डर, 396, ओके। इसके बाद मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डकॉइटी, 399। इसके बाद assembling for purpose of committing dacoity, 402। stolen property, 410। mischief, 425। इस हिसाब से देख लो आप, आपका DCEBA, DCEBA सही है। चलो, which of the following cases are related to restitution of conjugal rights according to Hindu Marriage Act? फटाफट सेक्शन 9 ऑफ HMA ये समझ गए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है T Sarita versus Venkata Subba, because they sort of said कि when you're forcing somebody to live with their spouse against their will, it is violative of your Article 21। मैं रिपीट करती हूँ, if you know what restitution of conjugal rights is, you will understand कि इस particular case में ये हुआ था कि जब आप किसी को force कर रहे हो to live with their spouse against that person's will, तुम्हारा नहीं है मन रहने का बट तुम रह रहे हो, that will be violative of your Article 21, ठीक है। एंड इस केस में तुम याद रखना, दिस इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सेक्शन 9, योर restitution of conjugal rights। all of this crap was overruled and it was overturned in your Saroj Rani versus Sudarshan Kumar। That case is not mentioned here, but ये सारा उनने बोला था ऐसे तो कुछ नहीं होता, you have to live with the people that you said you loved, okay। so they were like तुम बोलो कि जो conjugal rights हैं is not a violation of Article 21। इस केस में तो बात करी है, बट ऑल ऑफ दिस वॉज ओवरटर्नड। याद रखना, दे माइट ऑल्सो आस्क दिस कि कौन से उसमें ओवरटर्न किया था। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में बोला था, आई रिपीट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज़ नॉट अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21। इसमें तो उनने बोल दिया था वायोलेशन है, फिर ओवरटर्न करके बोल दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वायोलेशन यहाँ पे आर्टिकल 21 की नहीं हो रही है, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, ऑफेंस देखते हैं यहाँ पे, ऑफेंस देखते हैं, okay, right, this will be any fine imposed shall be paid to the victim। dacoity का कर लेते हैं, imprisonment for life। kidnapping for ransom का हो जाएगा आपका punishable with death, और death बोल रही हूँ, correct, punishable with death और imprisonment for life। dowry death हो जाएगी आपकी not less than 7 years but may extend to imprisonment for life, okay। 115 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, सही है। मूव ऑन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हिम्मत बना के आई विल मेक द थर्ड पार्ट वेरी वेरी सून, आई प्रॉमिस। अरेंज द फॉलोइंग ग्राउंड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वेयर हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस while लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड एज स्टेटेड इन HAMA, ठीक है। वो कर लेते हैं, ये भी मुझे लग ही रहा था ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ये भी मतलब
इसका तुम कितना भी कर लो, 2 दिन तुम्हें याद रहेगा पूरी कहानी, लेकिन फिर तुम भूल जाओगे। तो इसका न्यूमोनिक बनाना ही तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत बेटर हो जाएगा। सेक्शन 18 खोल लेना HMA का। HMA का जब तुम ये सेक्शन 18 खोलोगे, वहाँ पे तुम बना ही लो इसका न्यूमोनिक, क्योंकि 2 दिन तक तुम्हें सारी कहानी याद रखेगी। पहले डिजर्टेशन होगा, डिजर्टेशन, ओ माय गॉड, अभी थीसिस लिख रही हूँ मैं जैसे। डेजर्शन होएगा, तो तुम्हें वो कहानी पूरी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। डेजर्शन होगा, क्रूअल्टी होगा, अनदर वाइफ आएगी, कॉन्क्यूबाइन रखेगा, हिंदू नहीं होएगा, सीजेस टू बी अ हिंदू, वो सब तुम कहानी अपना दिमाग पे इतना लोड मत लो। एक सिंपल न्यूमोनिक बना लो। मैं यहाँ कर देती हूँ तुम्हारे लिए। न्यूमोनिक ऐसा है, डेजर्टेड क्रूअल्टी वाइफ कीप्स हिंदू कॉन्क्यूबाइन। देख लेते हैं सारे एक बार, ठीक है। यहाँ पे डिजर्शन की बात हो रही है, यहाँ पे क्रूअल्टी की बात हो रही है, यहाँ पे अनदर वाइफ की बात हो रही है, के से कीप्स कॉन्क्यूबाइन की बात हो रही है, एच से सीजेस टू बी अ हिंदू, एंड सी से आपका लास्ट में एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग वाली बात सी में हो रही है। ओके, इसको याद कर लो, ये न्यूमोनिक कर लो। डेजर्टेड क्रूअल्टी वाइफ कीप्स हिंदू कॉन्क्यूबाइन। ईजी हो जाएगी लाइफ, एंड उस हिसाब से तुम देख लो, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। गिल्टी ऑफ डेजर्टेशन पहले आ गया। हाँ, क्रूअल्टी यहाँ पे दे नहीं रखा है, इसलिए हैज़ अनदर वाइफ आपका सेकंड में आएगा। इसमें फिर आएगा कॉन्क्यूबाइन वाला, ये हो गया, ये दिया नहीं है, ये हो गया, कॉन्क्यूबाइन हो गया, सीजेस टू बी अ हिंदू सी में आ गया, एंड लास्ट में आपका आता है एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग, ठीक है। अब ये पार्ट 2 यहाँ ख़त्म होता है, एंड आई विल सी ऑल वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।